हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडी केमिस्ट्री। हमने यहाँ तक कर लिया था। आज हम देखते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। इससे पहले आपको पता है कि मैटर क्या होता है। मैटर बहुत सारे एटम से मिलके एक मैटर बनता है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल बनता है, उसे मैटर बोलते हैं। मैटर क्या होता है? जो कोई भी सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसका एक वॉल्यूम होता है ना। यानी कि एक मैटर के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं। अब जैसे आपको ना सैंपल मिलता है आपको, तो जैसे ये दे दिया आपको कि ना ये वो दे दिया, जैसे कोई भी कंपाउंड ले लो, मैग्नीशियम मेटल दे दी, मैग्नीशियम क्लोराइड, कुछ भी कोई भी कंपाउंड आपको दे दिया, सोडियम क्लोराइड दे दिया, ठीक है। तो उसके अंदर से मैं अगर आपसे पूछूं एक एटम का मास बताओ मुझे कितना है, बता पाओगे? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि एक एटम को उस सैंपल में से एक एटम को आप आइसोलेट ही नहीं कर सकते। मतलब एक एटम इतना छोटा होता है ना कि आप उसको अलग से आइसोलेट ही नहीं कर सकते। और अगर से उसको अलग से आइसोलेट ही नहीं कर सकते तो उसका मास कैसे बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो हम डायरेक्टली एक एटम का मास नहीं बता सकते क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। उसके बाद हमारे पास टर्म आती है, फिर हम डायरेक्टली मतलब एग्जैक्ट मास नहीं बता सकते ना। फिर वहाँ पे टर्म आती है कि रिलेटिव एटॉमिक मास। हम रिलेटिव एटॉमिक मास बता सकते हैं। उस एक और मेथड से हम मास बता सकते हैं। कैसे? जैसे मैं ना मतलब आपको सैंपल दे दिया, ठीक है, एक एलिमेंट दे दिया, एक एलिमेंट का मतलब इतना एक एलिमेंट दे दिया। फिर अगर मैं आपको बता दूं कि इस एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, है ना, अगर आपको ये पता हो ना इसके एटम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो मैं क्या करूँगी, पूरे जैसे जितना भी सैंपल आपको मिला है उसका मास मेजर कर लूँगी। पूरे सैंपल का तो मास मेजर कर ही सकते हैं ना। पूरे सैंपल का मास मेजर कर लूँगी, फिर उसको डिवाइड कर दूँगी, जितने उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे ना उससे उसको डिवाइड कर दूँगी, तो मुझे पता चल जाएगा ना एक एटम का मास कितना। देखो, अगर मेरे पास सैंपल में, मुझे पूरे सैंपल का मास में ले लूँगी, पूरे सैंपल का मास मुझे पता है, ठीक है। उसके बाद मुझे ये भी पता है कि उस सैंपल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है। अगर मुझे ये पता है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो मैं नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर दूंगी उसके मास को, ठीक है, तो मुझे एक एटम का मास मिल जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आई कि हमें ये भी नहीं पता होता कि कितने नंबर ऑफ एटम्स है किसी भी एलिमेंट के अंदर। नंबर ऑफ एटम्स भी नहीं हमें पता होता, है ना। तो ये प्रॉब्लम आई। उसके बाद फिर वहाँ पे ना वहाँ पे एवोगैड्रो हाइपोथेसिस यूज हुई। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस ने क्या बोला था कि इक्वल नंबर ऑफ गैसेस शुड कंटेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। कि अगर हम दो गैसेस का इक्वल वॉल्यूम कंसिडर करें ना सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो हमें उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ले लो, मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंसिडर कर ली, ठीक है। तो जैसे दोनों के सेम वॉल्यूम कंसिडर किया, इसका 1 वॉल्यूम कंसिडर कर लिया, इसका 1 वॉल्यूम कंसिडर कर लिया, तो इनके अंदर क्या होंगे? सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। मतलब सेम वॉल्यूम के अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे हमें, ठीक है। तो यानी कि अगर इनका मास देखें तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। एक एटम की अगर मैं बात कर रही हूँ, हाइड्रोजन का मास 1 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, ठीक है। अगर इनका मैं मास देखूँ तो क्या होगा? हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन है ना वो 16 टाइम्स ज़्यादा हैवी है हाइड्रोजन से, ठीक है। ऑक्सीजन 16 टाइम्स ज़्यादा हैवी है हाइड्रोजन से। यानी कि यहाँ पे जो ये मास है ना, कि मैंने बोल दिया कि हाइड्रोजन का मास 1 है और ऑक्सीजन का मास 16 है, ये जो मास है ना ये एग्जैक्ट मास नहीं है, ये क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। क्योंकि हम ऑक्सीजन का मास बता रहे हैं हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका? रिलेटिव एटॉमिक मास, न कि एग्जैक्ट मास। तो यहाँ से मैंने हाइड्रोजन को एज अ रेफरेंस कंसिडर किया है कि मैंने हाइड्रोजन को एज अ रेफरेंस ले लिया और जो जितने भी बाकी एटम्स है ना उसके मास को मैं इसके रेफरेंस में कंसिडर कर रही हूँ। जैसे अगर इसका मास 1 कंसिडर कर लिया ना मैंने हाइड्रोजन का, तो ऑक्सीजन का मास इससे 16 टाइम हैवी होता है, ठीक है, इससे 16 टाइम्स ज़्यादा होगा। वैसे जैसे रेफरेंस यहाँ पे हाइड्रोजन कंसिडर किया गया, उसके बाद ना रेफरेंस चेंज किया गया, क्योंकि अगर रेफरेंस हाइड्रोजन कंसिडर करते हैं ना तो बाकी एटम्स का मास ना फ्रैक्शन में आ रहा था। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए रेफरेंस उसके बाद ऑक्सीजन ले ली गई, ठीक है। फिर ऑक्सीजन जब रेफरेंस ली, फिर एक प्रॉब्लम आई कि ऑक्सीजन जब उसके आइसोटॉप्स, कहीं पे ऑक्सीजन का मास कितना होता है? कहीं पे 16 होता है, कहीं पे 15.9 होता है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है उसके आइसोटॉप्स के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है ना। तो वहाँ पे भी उसका एक मतलब ऑक्सीजन का मास ना फिक्स नहीं था, कहीं पे 16 था, कहीं पे 15.9 था, ऐसा कुछ था। तो जब मास ही फिक्स नहीं है तो उसके रिस्पेक्ट में जब हम बाकी एटम्स का मास देखेंगे तो वो भी तो चेंज होएगा। तो ये वाली चीज़ भी, ये वाला रेफरेंस भी सही नहीं था। उसके बाद जो अब हम रेफरेंस यूज़ करते हैं ना वो कार्बन यूज़ करते हैं।
यानी कि जितने भी एटम्स का मास अगर मुझे पता करना है ना, तो पहले मतलब उनको कार्बन के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि अगर मुझे बताना ऑक्सीजन का मास कितना है तो बताएंगे कि कार्बन के कंपैरिजन में बताया जाता है कि कार्बन से कितना ज़्यादा मास है इसका, ठीक है, कार्बन के मास से कितना ज़्यादा मास है इसका। तो यानी कि रेफरेंस अब हम जो अब कंसिडर कर रहे हैं वो कार्बन कंसिडर कर रहे हैं। बस मुझे आपको यहाँ से यही सब बताना था कि एज ए रेफरेंस हम कार्बन को लेते हैं, यानी कि बाकी एटम्स का मास हम कार्बन के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो डेफिनेशन, अब आपको समझ आएगी डेफिनेशन। रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या है? द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम्स एज कंपेयर्ड विद एन एटम ऑफ कार्बन 12 टेकन एज 12, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, किसी भी एलिमेंट का अगर मुझे एटॉमिक मास पता करना है ना, तो वो क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज ऑफ रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम। जितने भी उसके एटम्स होंगे ना उनके मास का हम एवरेज लेंगे, ठीक है। जितने भी उसके अंदर एटम्स होंगे, एलिमेंट किस एटम से मिलकर बना होता है ना, जितने भी एटम्स होंगे उनके मासेस का हम क्या लेंगे, एवरेज लेंगे। फिर उसको कंपेयर किया जाता है किससे, कार्बन के मास से। कार्बन का मास कितना होता है, 12 ग्राम होता है ना, तो कार्बन का 12 ग्राम मास से उसको कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का हम एटॉमिक मास कार्बन से कंपेयर करके लेते हैं, ठीक है। अब आपको डेफिनेशन समझ आ गई। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम्स एज कंपेयर्ड विद एन एटम ऑफ किसके कंपैरिजन में, कार्बन 12 के कंपैरिजन में, ठीक है। कार्बन 12 ही लिया है यहाँ पे। वैसे कार्बन का भी आइसोटोप होता है ना, कार्बन 13 भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पे कार्बन 12 को हम एज ए रेफरेंस कंसिडर करते हैं, ना कि कार्बन 13 को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है वन एटॉमिक मास यूनिट। वन एटॉमिक मास यूनिट AMU, ये क्या चीज़ है, AMU क्या होता है? वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। जो कार्बन का जो 12 आइसोटोप है ना, उसका जितना मास है, कितना होता है उसका मास, 12 ग्राम होता है ना। कार्बन के 12 आइसोटोप का जितना मास है यानी कि 12 ग्राम, यानी कि 1 AMU क्या होती है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 आइसोटोप, ठीक है। 1/12 इंटू जितना भी मास होगा C12 आइसोटोप का, वो क्या आएगा आपका, वन एटॉमिक मास यूनिट आएगी। उसके बाद अब एक न्यूमेरिकल है। क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट 34.97 एंड 36.97. The relative abundance of these isotopes are 0.755 and 0.245. Find the average atomic mass of chlorine, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास बताना है हमने। तो एवरेज एटॉमिक मास हम जब भी आपसे एवरेज एटॉमिक मास पूछे ना, तो कैसे कैलकुलेशन करोगे, जितना उसका एटॉमिक मास है, मतलब उसके अंदर हमें क्या बताना है, एवरेज एटॉमिक मास बताना है ना। तो हम कैसे बताएंगे कि उसके क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, है ना, तो उनका एटॉमिक मास कितना है। एक का एटॉमिक मास 34.97 है, दूसरे का 36.97 है। तो 34.97 इंटू में उसकी नेचुरल अबंडेंस, ठीक है। इसकी नेचुरल अबंडेंस कितनी है, 0.755। तो 34.97 इंटू 0.755 प्लस साथ में दूसरे आइसोटोप का मास कितना है, दूसरे आइसोटोप का मास कितना है 36.97 इंटू में उसकी नेचुरल अबंडेंस, उसकी नेचुरल अबंडेंस कितनी है 0.245, ठीक है। तो यानी कि उसके एटॉमिक मास को उसके नेचुरल अबंडेंस से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर ऐड कराएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, एवरेज एटॉमिक मास मिल जाएगा। जितने भी आइसोटोप्स है ना, ऐसे ही सबको ऐड करेंगे, ठीक है। एवरेज ऐसे ही तो लोगे, जितने भी, जैसे कार्बन मुझे वो चाहिए, ऑक्सीजन के मास का एवरेज चाहिए कि ऑक्सीजन का मास कितना होता है, तो ऑक्सीजन के जितने भी आइसोटोप्स है ना, उन सबके मास को ऐड करते हैं और उसको उन सबके मास को उसकी नेचुरल अबंडेंस से मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर ऐड करवाएंगे, तो आपको एवरेज एटॉमिक मास मिल जाएगा, ठीक है। अब ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, बस जो एटॉमिक मास है ना, जब उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ग्राम की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो वो क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास होता है, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, जितना भी एटॉमिक मास है उसको ग्राम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कार्बन का मास कितना होता है 12 ग्राम, ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं ना, तो वो क्या हुआ, ग्राम एटॉमिक मास हुआ, ठीक है। उसके बाद आता है मोलिकुलर मास। अभी मैंने आपको पीछे डेफिनेशन करवाई है एटॉमिक मास की, अब है मोलिकुलर मास। सेम डेफिनेशन है जो पीछे थी, बस एटम्स की जगह मोलिक्यूल वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो मोलिकुलर मास क्या है, द मोलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मोलिक्यूल एज कम्पेयर्ड विद एन एटम ऑफ C12 आइसोटोप टेकन एज 12, ठीक है। वही है इसमें भी कि जैसे किसी भी सब्सटेंस का मुझे ये बताना है कितना मोलिकुलर मास है। मोलिकुलर मास क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का अगर मुझे मोलिकुलर मास बताना है ना, तो उस सब्सटेंस के अंदर जितने भी मोलिक्यूल्स हैं
उन सब का मैं मास लूँगी, फिर उनका एवरेज लूँगी, ठीक है। उन सब का जितने भी उस सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उन सब का मास मेजर करूँगी, फिर उसका एवरेज लूँगी और फिर इसको कंपेयर किया जाता है किसके साथ, कार्बन 12 आइसोटोप के साथ, यानी कि 12 ग्राम के साथ। द मोलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका हम एवरेज रिलेटिव मास लेंगे, किसके कंपैरिजन में लिया गया वो, एज कंपेयर्ड विद एन एटम ऑफ C12 आइसोटोप, ठीक है। वही डेफिनेशन है जो आपने पीछे एटॉमिक मास की थी। उसके बाद जैसे कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए आपको, मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। ये हमें न्यूमेरिकल्स में आपको यही यूज़ करना है, ठीक है। कैलकुलेशन आनी चाहिए मोलिकुलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे मोलिकुलर मास H2SO4 का पूछ लिया कैसे कैलकुलेट करोगे, तो कैसे करोगे, तो जैसे H2 मतलब 2 एटम है ना हाइड्रोजन के, तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, इसमें सल्फर भी है ना साथ में, प्लस ऑक्सीजन के तो 4 एटम्स है ना, तो 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ये 2 और 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया समझ आया, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। अब कैलकुलेशन करते हैं तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, कितना होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, 1 ही होता है ना, 1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है और उसका एटॉमिक मास 32, ठीक है। तो एटॉमिक मास सल्फर का कितना होगा 32 प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 होता है, एटॉमिक मास उसका डबल लेंगे यानी कि 16। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो इसको 98 आएगा आपका, ठीक है। अब जैसे इसका मोलिकुलर मास पूछ लिया, C6H12O6 का मोलिकुलर मास कितना होता है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है 12 ग्राम प्लस 12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 प्लस 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16। तो इसको सोल्व करेंगे यहाँ से तो आपको 180 मिलेगा, ठीक है। बुक्स में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे कुछ पॉइंट में वैल्यू दी होती है, जैसे 16.001 समथिंग, ठीक है, लेकिन आपको वो पॉइंट्स वगैरह की वैल्यू कंसीडर नहीं करनी है, आपको सिंपल लेके चलना है 12 ये 16, ठीक है। आप पॉइंट वगैरह नहीं लेके चलोगे, बस उनका आंसर 180 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद है अब ग्राम मोलिकुलर मास क्या होता है, जैसे ग्राम एटॉमिक मास था ना, जैसे पहले हमने क्या किया एटॉमिक मास किया फिर ग्राम एटॉमिक मास किया, वैसे ही अब मोलिकुलर मास किया, अब ग्राम मोलिकुलर मास करेंगे। ग्राम मोलिकुलर मास क्या है, द मोलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम मोलिकुलर मास। जब हम मोलिकुलर मास को ग्राम के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो वो क्या होगा, ग्राम मोलिकुलर मास होगा, ठीक है। उसके बाद है फॉर्मूला मास एंड ग्राम फॉर्मूला मास क्या होगा, जैसे हमने एटॉमिक मास कर लिया, मोलिकुलर मास कर लिया, अब आता है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास एंड ग्राम फॉर्मूला मास क्या होता है, कुछ नहीं है, जो मोलिकुलर मास है ना वही फॉर्मूला मास है। बस मोलिकुलर मास क्या होता है, किसी भी मोलिक्यूल के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला मास किसके लिए कैलकुलेट किया जाता है, जब आयनिक कंपाउंड हो आपके, ठीक है। जब भी आयनिक कंपाउंड होगा ना तब हम मोलिकुलर मास नहीं बोलेंगे, उसके मास को फॉर्मूला मास बोलेंगे, बस ये फ़र्क है। आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl हो गया तो किसकी फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है, जैसे NaCl आपको ना कभी ऐसे नहीं मिलेगा, NaCl ऐसे जैसे NaCl एज ए मॉलिक्यूल कभी नहीं मिलेगा, उसमें वो ना आयनिक कंपाउंड होता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव ऐसे मिलेगा आपको, यानी कि कैटायंस और एनायंस की फॉर्म में मिलता है। जैसे ये NaCl है ना, आपको ऐसे मिलेगा हमेशा NaCl, ठीक है। इसमें से क्या होगा, जैसे ये वाला अगर सोडियम एटम है ना Na पॉजिटिव है ना, तो ये वाले क्या है Cl नेगेटिव है, ठीक है। तो यानी कि ये ना ऐसे आपको आयनिक कंपाउंड ना आपको ऐसे मिलते हैं, ऐसे NaCl इकट्ठा मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, NaCl इकट्ठा मिलेगा, ठीक है, एटम्स मिलते हैं उनके अलग अलग। अब जैसे क्या होता है, जैसे Na पॉजिटिव है ना तो उसके चारों तरफ क्या होंगे Cl नेगेटिव, यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज है ना उसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके चारों तरफ क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि क्लोरीन के चारों तरफ आपको सोडियम एटम मिलेंगे और सोडियम के चारों तरफ आपको क्लोरीन एटम मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि इस केस में हम मोलिकुलर मास ना बोल करके फॉर्मूला मास बोलेंगे। यहाँ पे जो हम इसका मास कैलकुलेशन वैसी होगी जैसे मोलिकुलर मास की है, जैसे NaCl का मोलिकुलर मास निकालना है, जैसे यहाँ पे मोलिकुलर मास H2SO4 का निकाला था, C6H12O6 का निकाला था, अब NaCl का निकालना है। NaCl के हम बस मैं इसको मोलिकुलर मास नहीं बोलूँगी, फॉर्मूला मास बोलूँगी, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। तो इसका निकालना है मुझे फॉर्मूला मास, तो कैसे निकलेगा, सोडियम का जितना भी मास है कितना होता है 23 होता है, प्लस क्लोरीन का जितना भी मास है 35 होता है, इसको सोल्व करेंगे 68, ठीक है।
तो इसका 68 ग्राम क्या आया फॉर्मूला मास आया। ठीक है, कैलकुलेशन वैसे ही करेंगे जैसे मोलिकुलर मास की करते हैं। यही मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यही सारा लिखा हुआ है यहाँ पे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या होता है? देखो, अपने इससे पहले ये देखो हमने क्या किया, अभी रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला है ना, लेकिन मुझे क्या चाहिए, एब्सोल्यूट मास चाहिए। जैसे मुझे ना वो तो रिलेटिव निकाला कि मैंने इतना हो सकता है, मतलब एग्जैक्ट नहीं है, मुझे एग्जैक्ट मोलिकुलर मास चाहिए ना। तो क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि क्या होगा, जैसे आपको कोई भी एलिमेंट दे दिया जाएगा, ठीक है, तो उसका मास मैं मेजर कर लूँगी, मान लो जितना भी उसका मास आया। फिर अगर मुझे पता हो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, अगर मुझे ये पता ना उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो मैं उतने नंबर ऑफ एटम्स से उस पूरे सब्सटेंस के मास को डिवाइड कर दूंगी, तो मुझे एक का मास पता चल जाएगा। ठीक है, एक एटम का मास पता चल जाएगा और वो आपका एग्जैक्ट मास आएगा, है ना। तो अब प्रॉब्लम आई कि हम एक किसी भी सैंपल के अंदर ये कैसे कैलकुलेट करें कि इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। अब मुझे किसी सैंपल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, है ना। तो उसके लिए एवोगैड्रो नंबर था एक। ठीक है, एवोगैड्रो ने अपना एक नंबर दिया था जो क्या था 6.022 इंटू 10⁻23। ये एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं इसको, या फिर एवोगैड्रोस कांस्टेंट बोला जाता है। ये क्या है, ये एवोगैड्रो नंबर क्या है? अब जैसे ये था ना, ये एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया कि 1 ग्राम एटम के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं 1 ग्राम मेजर करूँ ना, कि 1 ग्राम एटम दे दिया आपको, 1 ग्राम सैंपल दे दिया, ठीक है, 1 ग्राम सैंपल दे दिया, तो उसके अंदर क्या है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स मेजर किए गए कि इतने एटम्स होते हैं एक्सपेरिमेंटली। वैसे ही जैसे 1 ग्राम मोलिक्यूल दे दिया जाए, जैसे अभी तो 1 ग्राम एटम दिया था, 1 ग्राम मोलिक्यूल दे दिया जाए ना, तो उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, जैसे आपको 1 ग्राम कुछ भी दे दिया जाए, 1 ग्राम आपको सैंड पार्टिकल दे दिया जाए, तो उसके अंदर 1 ग्राम सैंड पार्टिकल आपको मेजर करके दे दी कि 1 ग्राम सैंड पार्टिकल्स हैं, तो उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 सैंड पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो एक यानी कि 1 ग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, 1 ग्राम के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, अगर एटम्स की बात करेंगे तो एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, किसी और सब्सटेंस की बात करेंगे, कोई और पार्टिकल्स की बात करेंगे तो कोई और पार्टिकल्स होगा। ये एवोगैड्रो नंबर है। ठीक है, यानी कि इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं 1 ग्राम एटम के अंदर या 1 ग्राम मॉलिक्यूल के अंदर। उसके बाद एवोगैड्रो नंबर डेफिनेशन क्या होगी? एवोगैड्रो नंबर में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटम ऑफ द एलिमेंट। कि कोई भी एलिमेंट है उसका 1 ग्राम ले लो। ठीक है, मैंने आपको एक एलिमेंट दे दिया, उसका 1 ग्राम मेजर कर लो। उस 1 ग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? उस 1 ग्राम एटम के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। वो क्या है? एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर क्या है कि कोई भी एलिमेंट है उसका 1 ग्राम ले लिया मैंने, उस 1 ग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, वो क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर ऑफ द, या फिर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 1 ग्राम एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, या फिर 1 ग्राम मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, अब जैसे यहाँ से देखो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम दे दिया, अब यहाँ से मोल कंसेप्ट आया। ठीक है, पहले देखो मोल जैसे ये होता है ना, अब मोल क्या है? मोल एक यूनिट है। ठीक है, यूनिट कैसे? अब जैसे मैं आपको बोल दूं कि ना जाके ना दुकान से ना शुगर ले आओ, तो आप क्या बोलोगे? 1 kg शुगर दे दो, है ना। ऐसे केजी क्या हुई है कि यूनिट हुई ना मास की, वैसे ही मोल भी एक क्या होती है कि यूनिट होती है। ठीक है, ये क्या होती है? बहुत स्मॉल क्वांटिटी के लिए यूज़ किया जाता है। मोल हमेशा आप यूज़ करोगे एटम्स के लिए। ठीक है, एटम्स क्या होते हैं? बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं ना, जिनको हम देख भी नहीं सकते, है ना। तो क्या होता है, जब बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी होती है ना, उसके लिए मोल वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब जैसे लार्ज क्वांटिटी के लिए यूज़ नहीं करोगे। अब जैसे मार्बल्स हैं, मार्बल्स कितने होते हैं? बहुत ज़्यादा होंगे ना, उनके लिए ये नहीं यूज़ करोगे कि इतने मोल्स ऑफ मार्बल है। ठीक है, उनके लिए यूज़ करोगे 1 kg ऑफ मार्बल, 2 kg ऑफ मार्बल। अगर स्मॉल जैसे एटम्स हैं, एटम्स के लिए हम 1 kg 2 kg यूज़ नहीं करेंगे, एटम्स के लिए हम जैसे मोल यूज़ करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के लिए यूज़ किया जाता है। बताइए नंबर कितना बड़ा होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। ये नंबर जैसे जितने भी पॉपुलेशन है ना हमारे पूरे अर्थ पे,
जितनी भी पॉपुलेशन है ना उसका 10⁻14 टाइम्स होता है। जितनी भी पॉपुलेशन है ना पूरे वर्ल्ड की उसका 10⁻14 टाइम्स, यानी कि उस पॉपुलेशन से भी इतना ज़्यादा नंबर होता है। ये एवोगैड्रो नंबर इतना ज़्यादा होता है, यानी कि क्या है, जैसे 1 ग्राम के अंदर मैं बोल रही हूँ इतने एटम्स हैं, यानी कि इतने सारे एटम्स हैं, ठीक है। यानी कि ये क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं इस मतलब मोल कंसेप्ट को ना जैसे किसी और चीज़ पे अप्लाई नहीं करूँगी, जो जैसे मैं अगर मार्बल्स पे अप्लाई करने लगूँ तो मैं क्या बोलती हूँ, जैसे मैंने आपको बोल दिया 1 मोल ऑफ मार्बल, ठीक है। जैसे 1 मोल ऑफ मार्बल बोल दिया तो क्या होती है 1 मोल के अंदर 1 मोल मतलब इतने सारे एटम्स है ना। अब इतने सारे एटम्स ऑफ मार्बल्स, अब मार्बल के इतने सारे एटम लोग हैं ना तो क्या करेंगे, पूरे की पूरी अर्थ पे फैल जाएंगे, पूरी अर्थ पे, मतलब इतने सारे अगर मैं 1 मोल ऑफ मार्बल की बात करूँगी ना तो पूरी की पूरी अर्थ पूरे के पूरे मार्बल से ही ढक जाएगी, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ मार्बल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए हम मोल यूनिट यूज़ नहीं करेंगे, उनके लिए हम केजी या फिर ऐसे और बहुत सारी यूनिट्स हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 1 मोल का क्या होता है, 1 मोल सिर्फ एक यूनिट है। जैसे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन अगर बोल दिया जाए तो यानी कि उसके अंदर 6.022 × 10⁻23 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, ठीक है। और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोल दिया जाए तो उसके अंदर 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के, ठीक है। यानी कि और मुझे पता है एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम्स होते हैं, 2 एटम्स होते हैं ना, H2, यानी कि एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन में हाइड्रोजन एटम्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो यहाँ पे क्या आया 2 × 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन को तो हमें क्या मिल जाएंगे कि एक मोल के अंदर कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। अगर मैं आपको 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन बोल दूँ, सिर्फ ना ही एटम बोलूँ ना ही, जैसे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम बोल रही हूँ तो बोल रही हूँ कि 6.022 × 10⁻23 एटम्स हैं। अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोल रही हूँ तो यानी कि 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोजन के, ठीक है। अगर मैं कुछ भी ना बोलूँ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन बोल दो सिर्फ, तो क्या लोगे आप, कई बार क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ना ही आपको बोलता है एटम्स ना ही आपको बोलता है मॉलिक्यूल, तो आप ना 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ही कंसिडर करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि हाइड्रोजन क्या करता है, एटॉमिक फॉर्म में तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, हाइड्रोजन ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता ना, हाइड्रोजन अकेला, हाइड्रोजन हमेशा डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे ऑक्सीजन भी हमेशा डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है O2, नाइट्रोजन भी ऐसे ही डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है N2, ठीक है। तो वैसे हाइड्रोजन हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, इस वजह से जो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, मतलब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन अगर दे दिया तो मैं उसका 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ही कंसिडर करूँगी, ठीक है। अब वैसे ही 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दे दिया तो क्या होगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का क्या मतलब है, 1 मोल का मतलब ही है कि उसके अंदर 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। कहीं भी आपको 1 मोल दिखाई दे, 1 मोल ऑफ कार्बन दिखाई दे, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ हीलियम, कुछ भी 1 मोल दिया ना कहीं पे दिखाई, तो 1 मोल का क्या मतलब है, ये सिर्फ एक यूनिट है जो बताती है इसके अंदर कितने एटम्स हैं। अगर 1 मोल की कहीं पे भी बात हो ना, यानी कि उसके अंदर 6.022 × 10⁻23 एटम्स हैं या फिर मॉलिक्यूल्स है, या फिर कोई भी जिस भी पार्टिकल की बात कर रहे हैं वो पार्टिकल हैं, ठीक है। जैसे 1 मॉलिक्यूल ऑफ सैंड पार्टिकल्स बोल दिया तो उसके अंदर 6.022 × 10⁻23 सैंड पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। 1 मोल से याद रखना, 1 मोल का मतलब 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद अब मोल की डेफिनेशन आती है, यहाँ पे 3 डेफिनेशन है मोल के लिए, ठीक है। समझाने के लिए मैंने आपको तीनों लिख दी क्योंकि आपको पता होना चाहिए, लेकिन आप याद करोगे तो ये सेकंड वाली कर लेना सिर्फ, ठीक है। वैसे समझाने के लिए मैंने आपको तीनों समझा देती हूँ क्या बोल रखा है। अ मोल इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच हैज़ मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास इफ द सब्सटेंस इज एटॉमिक और ग्राम मोलिकुलर मास इफ द सब्सटेंस इज मोलिकुलर, ठीक है। 1 मोल क्या होता है, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है कि कितना सब्सटेंस प्रेजेंट है, और उसका जो मास है वो किस में होना चाहिए, ग्राम एटॉमिक मास में, ठीक है। अगर सब्सटेंस एटॉमिक है या मोलिकुलर है तो उसका मास किस में होगा, ग्राम मोलिकुलर मास में, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बता दिया। जैसे 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स है ना, तो यानी कि उसके अंदर कितने होगा, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम मतलब 12 ग्राम ऑफ कार्बन है। 1 मोल ऑफ CO2 मोलिक्यूल मतलब CO2 का मास कितना होगा, कार्बन का मास प्लस ऑक्सीजन का मास, कार्बन का मास कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन का मास होता है 16, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है ना तो उसका मास कितना हुआ 32 डबल, ठीक है। सोल्व करेंगे तो कितना है 44, यानी कि 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल का मतलब उसके अंदर क्या है 44 ग्राम है। यानी कि 1 मोल क्या हुआ, 1 मोल क्या हुआ कि उसके अंदर
उसके अंदर कितना ग्राम एटॉमिक मास प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद ये डेफिनेशन में क्या बोला है, 1 मोल इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल। ये मैंने आपको अभी बताया है ना। 1 मोल का क्या मतलब है कि उसके अंदर कहीं पे भी 1 मोल बोल दिया जाए ना, मतलब उसके अंदर 6.022 × 10⁻23 एटम्स हैं, ठीक है। जैसे 1 मोल ऑफ कार्बन बोल दिया तो उसके अंदर 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन है, ठीक है। उसके बाद थर्ड डेफिनेशन में क्या है, इन अगर गैसेस स्टेट की मैं बात करूं, गैस के अंदर क्या होगा, इन गैसेस मोल इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ गैस विच हैज अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर एट एसटीपी। सिर्फ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब हुआ कि 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी गैस की मैं बात करूँगी ना, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ हीलियम, 1 मोल ऑफ जो भी गैस होती है नाइट्रोजन, ठीक है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब है कि उसके अंदर 22.4 लीटर है ऑक्सीजन, ठीक है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का क्या मतलब है कि उसके अंदर 22.4 लीटर है नाइट्रोजन, ठीक है। गैसेस में क्या होगा, गैसेस का 1 मोल मतलब उसका कितना वॉल्यूम है, 22.4 लीटर, ठीक है। ये गैसेस टर्म में बात हुई। अब ये डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी करवाई है, ग्राम एटॉमिक मास की और ग्राम मॉलिक्यूलर मास की, है ना। अब ये डेफिनेशन यहाँ पे किसके टर्म्स में है, एवोगैड्रो नंबर के टर्म्स में है, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट में बी डिफाइंड एज द मास ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स, कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का जितना मास होगा ना वो क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। यानी कि एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है, 6.022 × 10⁻23 एटम्स का जितना भी मास होगा तो वो क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। और अगर 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का जितना भी मास होगा ना वो क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर 6.022 × 10⁻23 एटम्स का जितना भी मास है वो होगा ग्राम एटॉमिक मास, और 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का जितना भी मास है वो क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ मोलर मास क्या होता है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास, ठीक है। 1 मोल सब्सटेंस का जितना भी मास होगा ना वो मोलर मास होगा। अब मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे, न्यूमेरिकल्स में यूज होएगा। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हो ना तो कैसे कैलकुलेट करते हो, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास, कि जितना भी सब्सटेंस मान लिया आपको दे दिया 13 ग्राम सब्सटेंस दे दिया आपको, मेजर करके लैब से 13 ग्राम सब्सटेंस दे दिया, ठीक है। मान लो आपको दे दिया 13 ग्राम क्या कोई भी ले लो, 13 ग्राम कार्बन दे दिया, 13 ग्राम कार्बन दे दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स बताओ। वो पूछेगा कि मैंने आपको 13 ग्राम कार्बन दिया है तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो कितने होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे, मास ऑफ सब्सटेंस, जितना सब्सटेंस का मास है, जैसे आपको 13 ग्राम दिया तो 13 डिवाइडेड बाय मोलर मास, कार्बन का मोलर मास कितना होता है वो, ठीक है, उसको डिवाइड करोगे उसके मोलर मास से, यानी कि 13 डिवाइडेड बाय में 12, कार्बन का मोलर मास कितना होता है, 12 होता है ना। वैसे ही मोल्स कैसे निकालते हो, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास, या फिर नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ऐसे भी निकाल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ एंटिटीज हैं, इनके कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। मान लो आपको जितने भी एलिमेंट दिया है ना, जितना भी उसका मास है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, हमें पता चल जाएंगे उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है। अब जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है ना उसको याद कैसे करोगे, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है याद करने का। 1 मोल ऑफ एटम्स, 1 मोल ऑफ एटम्स मतलब कि 1 मोल ऑफ एटम्स को क्या बोलते हैं, 1 मोल ऑफ एटम्स के मास को हम बोला जाता है ग्राम एटॉमिक मास, है ना। 1 मोल ऑफ एटम्स, 1 मोल ऑफ एटम्स मतलब 6.022 × 10⁻23 एटम्स, है ना। और इतने एटम्स का ये क्या है, एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर का जो मास होता है वो क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास, अभी बताया मैंने आपको यहाँ पे। तो 1 मोल ऑफ एटम्स का मतलब है 6.022 × 10⁻23 एटम्स, और 6.022 × 10⁻23 एटम्स का जो मास होता है उसको क्या बोला जाता है, ग्राम एटॉमिक मास। सेकेंड 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल का क्या मतलब है, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल, है ना। और उसका जो जो मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसको क्या बोला जाता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अभी बताया आपको। 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का जो भी मास होगा ना उसको क्या बोला है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और अगर गैसेस की बात करें तो क्या होता है, 22.4 लीटर, ठीक है। यानी कि 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल का क्या मतलब है, जैसे 1 मोल ऑफ अगर ऑक्सीजन बोल दिया जाए गैस के केस में, ये किस केस में होगा, गैस के केस में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बोल दिया जाए ना, यानी कि 22.4 लीटर ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ तक कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन तो आपको न्यूमेरिकल से ही मिलेगा, ये तो आपको बस समझने के लिए है, और डेफिनेशन भी आ सकती है, वैसे डेफिनेशन भी याद कर लेना, ठीक है।